ठीक है, ठीक है। अपना टॉपिक है डीसी मोटर। डीसी मोटर का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि डीसी मोटर क्या होती है आपकी। तो देखिए, डीसी मोटर एक तरह से आपका जिस तरह से जनरेटर होता है ना, कि जो मैकेनिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है ना, इसी प्रकार से डीसी मोटर क्या होती है आपकी, जस्ट इसके अपोजिट होगी। वो क्या करेगी आपकी, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगी, यांत्रिक ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट करेगी। तो मैं एक तरह से अगर इसको देखूं तो ये क्या कर रहा है, आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, मैकेनिकल यानी यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। ये है, ये भी क्या है, मशीन ही है, ठीक है ना, रोटेटिंग मशीन। कौन सी मशीन है ये, रोटेटिंग यानी घूमन, घूमने वाली मशीन। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी संरचना की। तो इसकी संरचना जो है आपकी, जिस प्रकार से जनरेटर होती है ना संरचना, सेम इसकी संरचना आपके डीसी जनरेटर के समान होगी। अब एक ही मशीन को, जो डीसी जनरेटर है, एक ही मशीन को एज ए डीसी मशीन भी चला, डीसी जनरेटर भी चला सकते हो और डीसी मोटर भी चला सकते हो। अगर उसके आगे आप मैकेनिक प्राइम मूवर लगा देते हो और सप्लाई के तार निकाल देते हो, तो वो क्या करेगा, एज ए डीसी जनरेटर चलने लग जाएगा। मगर आपने क्या किया, उसके कनेक्शन करके उसके उधर से कनेक्शन की साइड से सप्लाई दे दी, तो वो इधर एज ए मोटर काम करने लग जाएगा। तो संरचना में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों लगभग सेम रहते हैं। इसलिए अपन जनरेटर का और डीसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन जब पढ़ते हैं, दोनों एक ही टाइम पे पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी आर्मेचर होगा, कार्बन ब्रश होंगे, है ना, कम्यूटेटर होगा, फील्ड कॉइल होगी, ये सारी चीजें इसके अंदर भी होगी आपकी। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हो, इसके अंदर इसकी संरचना किसके समान होगी, डीसी जनरेटर संरचना डीसी जनरेटर के समान होगी। डीसी जनरेटर के समान होती है। लिखते जाओ, ठीक है ना। लिख लिया। अब देखो नेक्स्ट क्या बोलते हैं इसके अंदर, कि डीसी जो मोटर होती है उसके अंदर आपका जो टॉर्क होता है वो आपके एसी मोटरों से थोड़ा अच्छा होता है। ठीक है, और इनके जो भार अभिलक्षण है वो भी आपके एसी मोटरों से अच्छे होते हैं। इसलिए इनका उपयोग हम कहाँ करते हैं, एक तो आपके ट्रैक्शन में कहाँ उपयोग करते हैं इनका हम, उपयोग बात कर रहे हैं किस पे, इनके उपयोग पर। इनका उपयोग कहाँ करते हैं हम, ट्रैक्शन, जिसको कर्षण बोलते हैं हिंदी में, और वायर ड्राइंग इंडस्ट्रीज या उद्योग में इनका उपयोग करते हैं। अब देखो यहाँ दो दो जगह दो नाम आए यहाँ पर, ट्रैक्शन और वायर ड्राइंग उद्योग। तो ट्रैक्शन यहाँ पर क्या है, आपकी जितनी भी रेलवे से रिलेटेड
आपकी जितनी भी मोटरें होती है उनको बोलते हैं ट्रैक्शन मोटर। ठीक है, तो आप इसको एक तरह से लिख सकते हो रेलवे इंडस्ट्री। ठीक है, ट्रैक्शन से यहां से क्या मतलब है, रेलवे लाइंस के अंदर अपन जो यूज कर रहे हैं मोटर, वो किस में आती है, आपकी ट्रैक्शन में आती है। और वायर ड्रॉइंग उद्योग, यानी जहां पर वायर बनाए जाते हैं, आपके वायर खींचे जाते हैं, वहां पे भी आपके डीसी मोटर का उपयोग करते हैं। अब देखो बात करते हैं कार्य सिद्धांत पर। कार्य सिद्धांत क्या है, डीसी जनरेटर किस प्रिंसिपल पे कार्य करता है, तो आपने पढ़ा होगा इसके अंदर कि जब किसी धारावाही चालक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो धारावाही जो चालक होते हैं आपके, उसके ऊपर एक बल कार्य करता है, जिसके कारण वो क्या होता है, चालक गति करने लगता है। आपने देखा होगा इसके अंदर क्या एन और एस ये पोल है जैसे आपके, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार होगा और इसका चुंबकीय क्षेत्र इधर से इधर जाएगा। ठीक है, और जब इस चुंबकीय क्षेत्र के बीच में मैं एक चालक को, ये जैसे एक चालक यहाँ रखता हूं, अगर इसमें धारा प्रवाहित होती है तो इसके कारण देखिए इसमें धारा अभी किधर हो रही प्रवाहित, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। प्लस लगाया है मैंने, ये चालक है और ये प्लस लगाया है अंदर की तरफ, तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र जो बनेगा वो कैसे बनेगा, इस तरह से। ठीक है, जब इन दोनों को साथ में रखता हूं, तो इस तरह से अगर आप किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर एक धारावाही चालक को रखते हो, तो इसके कारण क्या होगा, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो क्या होगा, फ्लक्स आपका क्या होगा, मुड़ जाएगा, क्योंकि काटेगा तो है ही नहीं, काटेगा नहीं तो ये क्या है, ये फ्लक्स रेखा है, देखो तन गई ना इधर, ऐसे घूम गई है। इसके कारण क्या होता है, इसके ऊपर एक बल कार्य करता है, वो बल क्या करता है, ये चुंबकीय रेखाएं क्या करती है, इसको नीचे की ओर धकेलने की कोशिश करती है, तो ये किधर मूवमेंट करने लग जाता है, नीचे की ओर। तो किसी भी धारावाही चालक ने किस दिशा में वो गति करेगा, ये आप कैसे निकाल सकते हो, आपके
लेफ्ट हैंड रूल से। किससे निकाल सकते हो? लेफ्ट हैंड रूल से। आपको मैंने पहले बताया था डीसी जनरेटर जो होता है वो राइट हैंड पे काम करता है, और डीसी मोटर में जो हमें, हाँ, इसकी मोशन की डायरेक्शन निकालनी होती तो लेफ्ट हैंड रूल पे काम करेगा। तो लेफ्ट हैंड यानी आपका उल्टे हाथ वाला नहीं है ना, तो ये मेरा उल्टा हाथ है। इसके अंदर देखिए चुंबकीय क्षेत्र एन से एस की तरफ है ना, और धारा किधर प्रवाहित हो रही है? अंदर की ओर। तो इसकी गति किधर होगी? नीचे की ओर। तो ये देखिए नीचे की तरफ होगी। क्यों हो रही है? इसका रीजन भी यहाँ दिख रहा है आपको। ये क्या होती है? ये जो बल रेखाएं होती है ये क्या होती है? तन जाती है और इस तरह से घूम जाती है। इसके कारण क्या होता है? प्रेशर लगता है, ये सीधी होने की कोशिश करती है, तो ये किधर धक्का देगी? इसको नीचे की तरफ देगी, तो ये इस प्रकार से नीचे मूवमेंट करने लग जाता है। तो इसी सिद्धांत के ऊपर अपना डीसी मोटर काम करता है। मैं एक लूप लेता हूं, जैसे यहाँ तो एक चालक लिया, मैं यहाँ पर एक लूप ले लेता हूं। एक लूप के दो, अगर सामने से देखूंगा तो दो कंडक्टर नजर आएंगे इस प्रकार से, है ना। ये इस तरह से आगे से यूं होकर ऐसे जुड़ा हुआ होगा, ये यहाँ से निकल रहा होगा, ठीक है। तो इसमें से धारा अंदर प्रवाहित हो रही है, तो इधर से क्या होगी? धारा बाहर की तरफ आएगी। तो इसके कारण लगने वाला बल नीचे की तरफ इस पे, और इस पर जस्ट धारा की दिशा किधर है? बाहर की तरफ इसके अंदर है, तो बाहर बाहर की तरफ हो गई। तो इस पे इसकी डायरेक्शन किधर होगी बल लगने की? ऊपर की ओर। तो देखो किसी भी चालक में, जैसे ये आपका ये पेज मान लीजिए, और इसको आपने यहाँ बीच में है ना किसी रोटेटिंग हिस्से पर लगाया हुआ है, तो ये वाला हिस्सा आपका नीचे की तरफ चलने की कोशिश कर रहा है, ये वाला आपके ऊपर की तरफ चलने की कोशिश कर रहा है, तो ये कैसे घूमेगा? ऐसे घूमेगा, यानी रोटेट करेगा, है। इसी प्रकार से जब आप वापस ये आगे से आगे अगर ये प्रेशर ऐसे ही चलता जाएगा, ऐसे घूमने लग जाएगा ना, ये इस तरह से घूमेगा, तो ये चालक भी क्या होता है? इस तरह से घूमने लग जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी ये क्या होगा आपका? जैसे ही धारावाही चालक को, यानी यहाँ पर आपने जैसे कि बैटरी सोर्स से इसको जोड़ रखा है, तो इस तरह से आप अरेंजमेंट कर देते हो, तो क्या होता है? ये घूमने लग जाता है। और इसी प्रकार से आपकी डीसी मोटर भी क्या होती है? उसके अंदर भी क्या होता है? बीच में आर्मेचर होता है ना, उसमें भी हम क्या करते हैं? विद्युत सप्लाई देते हैं। विद्युत सप्लाई देते हैं तो वो क्या होता है? इस प्रकार से घूमने लग जाता है आर्मेचर, उसके अंदर रोटेट करने लग जाता है, ठीक है। और इसका जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो इस प्रकार बनेगा आपका। यहाँ पर तो चुंबकीय क्षेत्र ऊपर से निकलेगा, है ना, और यहाँ पर, एक मिनट सही बना, ठीक है। तो ये इधर से तो आपका जाएगा ऊपर की तरफ, और ये चलेगा आपके नीचे की तरफ। तो इस तरह का चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर बनता है। यहाँ बना लीजिए इसको। ये इलेक्ट्रिक सर्किट को दिखा रहा है यहाँ पर आपके। ये इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? जिसके अंदर क्या होगा? एक लोड होगा, कनेक्टिंग वायर होंगे, और एक सप्लाई सोर्स होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट या विद्युत परिपथ आपका, ठीक है। विद्युत परिपथ किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? लोड, कनेक्टिंग वायर और सप्लाई सोर्स से, ठीक है। ये आपके मैग्नेट दिखाई हुई है, जिसमें इसके दो पोल होते हैं, साउथ और नॉर्थ, ठीक है। इसका क्या गुण होता है कि ये किसी भी लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। असमान सिरे आकर्षित होंगे, समान सिरे प्रतिकर्षित होंगे। और ये आप, वो बार मैग्नेट थी, ये मैग्नेट का ही दूसरा रूप है आपका। इस प्रकार की मैग्नेट भी बनती है।
हाँ, ये है परमानेंट। परमानेंट मैग्नेट क्या है, सभी वस्तु क्या होती है में मैग्नेट का गुण होता है, मगर इनमें ये जो अणु होते हैं ना, ये अलग अलग डायरेक्शन में व्यवस्थित होते हैं। इसके कारण क्या होता है, इसका ये गुण बहुत, क्योंकि इसके कारण क्या हो रहा है, अलग अलग चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है, और इसके कारण अलग चुंबक, अगर ये अलग अलग डायरेक्शन में होंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे के प्रभाव को नगण्य कर देते हैं, इसलिए अपन को चुंबकीय प्रभाव नजर नहीं आता। मगर अगर मैं इसको किसी भी लोहे को अगर परमानेंट मैग्नेट के संपर्क में या चुंबकीय क्षेत्र में रखूं, तो वहां पर क्या होता है, जितने भी अणु होते हैं वो क्या होते हैं, इस तरह से जम जाते हैं, जिसमें क्या होता है, उनके सबके एन पोल एक साइड आ जाते हैं और एस एक पोल एक साइड हो जाते हैं, है ना। और सब मिलकर फिर क्या करते हैं, एक ही दिशा में चुंबकीय क्षेत्र यानी बल उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण वो आकर्षण बल हमें दिखता है या महसूस होता है ना। तो यहाँ पर यही चीज बताई हुई है। ये जैसे ये बिगाड़ दिया इसने, तो ये अब इसका चुंबकीय गुण खत्म हो गया, और अगर वो क्रम में जम गए तो वो वापस चालू हो गया। यहाँ पर एक बाग मैग्नेट को क्या किया इसने, एक आपके शाफ्ट के ऊपर बीच में होल कर इसके अंदर लगा दिया है, जिससे क्या है कि ये घूम सके, ठीक है। और अब आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि किस प्रकार से मोटर काम करती है आपकी। मोटर में भी क्या होते हैं, वहां पे भी आपके दो चुंबक होंगे, दो मैग्नेट होंगे। एक मैग्नेट तो कौन बनाता है, आपका चुंबकीय क्षेत्र, वो भी मैग्नेट बनाता है, और दूसरा मैग्नेट जो आर्मेचर होता है ना, वो भी मैग्नेट बनाता है। तो वहां पर दो मैग्नेट है, अब उनके बीच में कैसे क्रिया होती है वो, और वो कैसे घूमता है वो यहाँ देखो। जैसे यहाँ पर एन और एस पोल यहाँ लगे हुए, और यहाँ आपने एक एस पोल लगाया और इसके पास में ले गए, तो ये इसको आकर्षित करेगा, है ना। तो ये घूम गया, और अब इसको घुमा के लाते हो जैसे ही, तो ये इसको प्रतिकर्षित कर रहा है और इसको आकर्षित कर रहा है ना। इसी प्रकार से वापस घुमा के लाओ, घुमाते जाओ, जैसे जैसे इसको घुमा के ऐसे लाते जाओगे, ये क्या होगा, रोटेट होने लग जाएगा, और आपका यहाँ पर क्या हो गया, मोटर घूमने लग जाएगी। इसी को ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट से समझा रहा है। पहले क्या थी, बार मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट था। अगर जैसे आपने एक यहाँ पर एक बोल्ट लिया, और अगर उसको कॉइल लपेट कर उसके अंदर अगर आप धारा प्रवाहित करते हो, तो वो एज ए कैसे काम करेगी, आपकी परमानेंट मैग्नेट की तरह काम करती है। उसमें भी एक सिरा एन की तरह और दूसरा सिरा एस की तरह काम करता है। और जैसे ही इसके अंदर धारा प्रवाहित होगी, ये तभी उत्पन्न होता है, और जैसे धारा बंद होती है, ये वापस क्या होगा, नॉर्मल बोल्ट की तरह काम करने लग जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी वो के वही गुण उत्पन्न हो जाते हैं जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, और जैसे विद्युत धारा बंद, वो गुण खत्म हो जाएंगे। ये इसी चीज को दिखा रहा है। और अगर आप सप्लाई की दिशा चेंज करते हो, तो जो बनने वाला मैग्नेट है वो भी क्या होता है, उसकी भी दिशा क्या होती है, चेंज हो जाती है, ठीक है ना। हाँ तो वायर चेंज, हाँ तो वायर चेंज करोगे तो क्या होगा, दिशा चेंज होगी ना, बहने वाली करंट की दिशा चेंज होगी ना, तो वो मैग्नेट भी चेंज होगा इसका, है ना। अब वो इसी अरेंजमेंट को ये क्या कर रहा है, वापस जैसे ये अरेंजमेंट किया था ना आपने, इसके अंदर इस अरेंजमेंट को लगाता है, उसकी जगह इलेक्ट्रोमैग्नेट को लगा रहा है, ठीक है। और अब क्या कर रहा है, इस मैग्नेट को स्थिर किया, और इसमें क्या किया, सप्लाई दी, तो परमानेंट मैग्नेट बने, और तो ये घूमा, है ना, इससे ये आकर्षित हुआ ये सिरा। अब ये वापस देखना, ये वाले तार चेंज करेगा, तो इससे क्या हुआ, मैग्नेट की डायरेक्शन चेंज हो गई, तो ये इस पोल को भगा रहा है और इसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है ना, वापस इसी तरह से। तो यहाँ बार बार ये चेंज कर रहा है, तो क्या हो रहा है, ये घूम रहा है ना, यानी एक ना एक वहां पर पोल चेंज होना चाहिए, है ना। अगर दोनों को स्थिर रख दोगे तो वहां पर रोटेशन उत्पन्न नहीं होगा, टॉर्क उत्पन्न नहीं होगा, मगर दोनों में से एक को आप पोल को चेंज करते रहोगे बार बार, तो वहां पर क्या होगा, रोटेशन पैदा होता जाएगा। अब इसी ने इसको क्या किया, थोड़े मजबूत फील्ड में रख दिया। पहले तो क्या कर रहा था, एक मैग्नेट रख रहा था, अभी क्या किया इसने, दो मैग्नेट रख दिए, है ना। और फिर इसके अंदर कर रहा है, तो देखो इसके अंदर भी ये आकर्षित कर रहा है अभी, है ना। इसी को इसने रिप्लेस करके कर्व मैग्नेट के अंदर रख दिया, और जो आपका वो बोल्ट था उसको हटा के इसने क्या किया, एक कॉइल रख दी इसके अंदर। तो देखो कॉइल जो होती है ना, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र ऐसा उत्पन्न होता है, ऐसा चपटा, जिसमें एन पोल और एस पोल ऊपर नीचे पैदा होते हैं, ठीक है।
तो अब इसके कारण ये कैसे काम करता है, देखो इसके अंदर जैसे अभी पहले एन पोल को ये आकर्षित कर रहा है, इसको ये, है ना। फिर जैसे ये तार चेंज करेंगे, पोलरिटी चेंज होती जाएगी और ये घूमने लग जाएगा ना, जैसे पहले घूम रहा था वैसे घूमने लग जाएगा ये। और इस अरेंजमेंट को मैं बार बार वायर चेंज न करूं, उसको अरेंजमेंट को हटाने के लिए मैंने इसको क्या किया, यहाँ पर एक स्प्लिट रिंग लगा दी। तो स्प्लिट रिंग क्या करता है, और ब्रश लगा दी, जिससे अब वो तार वाला जो बार बार हटा के लगाना पड़ रहा था ना, वो काम मेरा इससे दूर हो गया। अब देखो इससे जैसे आप ये तार जोड़ते हो, तो अभी पहले ये वाला कम्यूटेटर जुड़ा हुआ और धारा इसके अंदर से जाकर इधर से बाहर आ रही है ना। तो इधर एन और इधर एस बन रहा है, और जैसे ये घूमता है तो देखिए ये वाला स्प्लिट रिंग यहाँ से हट जाएगा और नीचे वाला इस पे जुड़ जाएगा, है ना। नीचे वाला जुड़ जाएगा तो उससे कनेक्टेड वायर में क्या होगा, अब धारा अंदर की तरफ जाएगी, है ना। तो ये चेंज हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये घूम रहा है वैसे वैसे क्या होगा, यहाँ पर धारा की दिशा इस इससे कनेक्टेड जो भी होगा ना, बस उसी के अंदर क्या होगी, धारा अंदर की तरफ जाएगी और इधर से बाहर निकलेगी। तो इसके अंदर अंदर वाली कॉइल में तो धारा की डायरेक्शन चेंज हो रही है ना बार बार, इसके कारण मैग्नेट चेंज हो रहा है, इसलिए वो रोटेशन करता है। यहाँ अभी एक कंडक्टर दिखाया आपको, अगर आप ऐसे ही बहुत सारे कंडक्टर लगा दो, क्योंकि आपने देखा होगा आर्मेचर में क्या होता है, ऐसी बहुत सारी होती है ना, आपके कम्यूटेटर होते हैं बहुत सारे। अब देखो इसने यही चीज आपको दो कॉइल के साथ दिखाई हुई है और चार आपके यहाँ कम्यूटेटर सेगमेंट है। जैसे इसको घुमाते हैं तो धारा अब उसमें नीचे वाले चालक में धारा, यानी इस वाले चालक में धारा प्रवाहित है ना। तो यहाँ बन गया, ये डिस्कनेक्टेड हो गया आपका। कार्बन ब्रश तो दो ही होते हैं ना आपके, है ना। तो देखो ये चेंज हो रही है बार बार, जैसे जैसे रोटेशन कर रहा है चेंज हो रहा है, और अगले वाले में ध्रुव बनने लग जाते हैं, है ना। और वो फ्लिप होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, एस एन है ना। और ऐसे बहुत सारे लगा दूंगा तो क्या होगा, ये बहुत ज्यादा होगी, स्पीड से होगी, तो ये बहुत स्पीड से घूमेगा। पहले एक कोयल पे था, अगर ऐसी बहुत सारी कोयले लगा दो तो ये बहुत ज्यादा यहाँ पर टॉर्क उत्पन्न करेगी। अभी ये बता रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे मजबूत कर सकते हो, या तो आप बहने वाली धारा को बढ़ाओ या नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओ। यहाँ ये नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहा है वहां पर, है ना। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से जो मैग्नेट है वो और ज्यादा मजबूत बनेगा, और ये जो बल लग रहा है वो और ज्यादा मजबूत होगा ना, और ज्यादा धक्का लगेगा। ये दिखाई हुई है आपको एक डीसी जनरेटर मोटर दिखाई हुई है, इसमें बीच में आर्मेचर है आपका। ये देखो ये पोल बने हुए हैं आपको दिख रहे हैं, है ना। ये बनते हैं एन एस ऐसे बनते हैं ये, ठीक है। इनके अंदर जो वाइंडिंग्स होती है, ठीक है। और जैसे ये कार्बन ब्रश से टच होते हैं, उसमें से उससे सामने वाला उसके साथ इसमें एन बन जाता है और एक साइड में एस बन जाता है। फिर अगले जैसे घुमा तो नेक्स्ट वाली कॉइल में बनता है, फिर नेक्स्ट वाली कॉइल में, है ना। और ये चारों तरफ क्या है, इसकी फील्ड कॉइल है जो कि परमानेंट मैग्नेट बना रही है। अगर आप इसकी साइज भी बढ़ाते हो तो भी क्या होगा, यहाँ पर इसका टॉर्क बढ़ता है। टॉर्क का मतलब वो धक्का जो लग रहा है ना वो बढ़ता है। हम्म। और अब इसकी संरचना को दिखाया हुआ है कि किस प्रकार से डीसी मोटर बनी हुई होती है। इस प्रकार से आर्मेचर होगा, कार्बन ब्रश होंगे, बाहर की बॉडी होगी, और जिसमें कवर होती है, ऐसे नजर आती है ना आपको, छोटी छोटी मोटर नजर आती है खिलौनों में, ऐसी होती है ना। अब इनका उपयोग कहाँ कहाँ कर रहे हैं, इनका उपयोग देखिए अपन खिलौनों में करते हैं, है ना। तो यहाँ बताएंगे कैसे। जैसे कि ये खिलौने हैं आपके, उसके आगे आपके इस तरह से गियर सिस्टम लगाकर उसमें अपन उसका उपयोग करते हैं। मोटर है, जो फैन है, फैन का घूमने वाला फैन आता है ना, उसके पीछे भी ये लगी हुई होती है आपकी जो इसको घुमाने का काम करती है। एक ये नाइफ आते हैं जो काटने वाले, ऑटोमेटिक काटते हैं, उसके अंदर भी इनका उपयोग करते हैं। इसमें क्या करते हैं अपन, ऐसे गियर सिस्टम लगा देते हैं जिससे ये आगे पीछे होते हैं, ठीक है।
हाँ इसमें है ना, दे दूंगा। ठीक है, समझ में आया? टाइप ऑफ डीसी मोटर। देखिए जिस प्रकार से आपका डीसी जनरेटर होते हैं, आपके तीन प्रकार के होते हैं ना, जो आपके सेपरेट सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर थे, सीरीज, शंट, कंपाउंड, है ना। इसी प्रकार से आपकी मोटरें भी तीन प्रकार की होगी। ठीक है, मेनली पहली होगी आपकी जो आर्मेचर है और जो फील्ड वाइंडिंग है, उसके कनेक्शन के आधार पर इसको अपन मेनली तीन भागों में बांट सकते हैं। लिख लो आप पहले इसमें, आर्मेचर और क्षेत्र कुंडली के कनेक्शन के आधार पर, क्षेत्र कुंडली के कनेक्शन के आधार पर यह तीन प्रकार के होते हैं। इन्हें तीन, हाँ ये तीन प्रकार की होती है। पहली है आपकी सीरीज मोटर, दूसरी है आपकी शंट मोटर, और तीसरी है आपकी कंपाउंड मोटर। सीरीज मोटर में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगी हुई होगी, और यहां से सप्लाई आपके इस पे जुड़ी हुई होती है। ठीक है, और यहां देते हैं आप टर्मिनल वोल्टेज, सप्लाई यहां दोगे, जिससे यहां पर करंट बहेगी, जिसको हम बोलेंगे लोड करंट। इसमें जो करंट बहेगी वो होगी आपकी आई एफ, फील्ड करंट, या ISE लिख सकते हो आप इसको। और यहां जो बहेगी वो होगी आपकी आर्मेचर करंट। और इस कंडीशन में आप देखोगे तो IL इजिकल टू है ISE के, इजिकल टू है आपके IA के, क्योंकि एक ही सर्किट है ना, जितनी धारा यहां से चलेगी उतनी की उतनी इधर पहुंचेगी, तो उतनी की उतनी धारा प्रवाहित होगी। बात करते हैं शंट जनरेटर, शंट मोटर की, सॉरी। यहां पर जो देंगे वो होगा अपना टर्मिनल वोल्टेज, यहां आएगी लोड करंट, आर्मेचर और शंट फील्ड करंट ISH, और यहाँ जो रिलेशन होगा वो होगा IL इजिकल टू IA प्लस ISH। नेक्स्ट बात करते हैं कंपाउंड की। अच्छा, कंपाउंड मोटर भी दो प्रकार की होगी आपकी, कम्युलेटिव कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, अरे बातें क्यों कर रहे हो, और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर।
ठीक है, और इनके डायग्राम होंगे आपके। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका बैक ईएमएफ। ठीक है, बैक ईएमएफ में क्या होता है, देखिए आपका अभी हमने देखा था कि आपका चुंबकीय क्षेत्र के बीच में धारावाही कंडक्टर रखते हैं यहाँ पर अपन, है ना, ये ऐसे घूमता है इसके बीच में। तो देखिए यहाँ पर ये जो कंडक्टर है इसमें जब धारा प्रवाहित हो रही है तो ये घूम रहे हैं। अब ये घूम किस में रहे, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ही घूम रहे हैं, तो ये इस चुंबकीय क्षेत्र को काटेंगे भी तो सही, है ना, काटते हैं। अगर चुंबकीय क्षेत्र को काटते हैं तो फैराडे का प्रथम नियम क्या बोलता है, कि अगर किसी भी कंडक्टर द्वारा चुंबकीय फ्लक्स को काटा जाए तो वहां पर क्या होगा, एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ईएमएफ उत्पन्न होगा। उस ईएमएफ का मान क्या होगा आपका, एन डी आई अपॉन डी टी के बराबर होगा, सॉरी डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, क्योंकि फ्लक्स को काट रहा है, जितने टर्न से काट रहे हैं उतने ज्यादा फ्लक्स उत्पन्न होगा, जितना फ्लक्स काटेगा उतना ज्यादा होगा, है ना, और समय के, है ना, इन्वर्सली होगा। और यहाँ पर क्या होता है, माइनस का चिन्ह होता है। ये माइनस का चिन्ह क्या दिखाता है, इसमें उत्पन्न होने वाले ईएमएफ की दिशा को। ठीक है, तो ये माइनस का चिन्ह किससे आता है, आपका लेंज के नियम से। और लेंज क्या बोलता है कि किसी भी फ्लक्स को काटने के कारण जो करंट या ईएमएफ उत्पन्न होता है उसकी दिशा हमेशा इस प्रकार से होती है कि वो अपनी उत्पत्ति का ही क्या करे, विरोध करे। तो इसमें उत्पत्ति किसके कारण हो रही है, इसमें बहने वाली करंट को, या ये जो फोर्स लगा रखा है इसके कारण। तो इसमें उत्पन्न होने वाला जो ईएमएफ होगा, अंदर की तरफ जो ईएमएफ उत्पन्न होगा उसकी दिशा इस प्रकार से होगी कि वो इसके जो बाहर से सप्लाई सोर्स लगा रहे हैं ना उसके विपरीत डायरेक्शन में करंट प्रवाहित करेगा। तो विपरीत डायरेक्शन में करंट प्रवाहित करने के लिए वो कैसे काम करेगा आपके, इस प्रकार। उसके कारण धारा किधर प्रवाहित होनी चाहिए, इधर, जस्ट उल्टी साइड। तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है हमने, बैक ईएमएफ। ये क्या कर रहा है, इसको इसके विपरीत काम कर रहा है ना। ठीक है, अब देखो आपके जो जनरेटर में ईएमएफ इक्वेशन थी उससे हम बैक ईएमएफ की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपके ईएमएफ इक्वेशन क्या थी, ईबी इज इक्वल टू, अच्छा जो बैक ईएमएफ होता है उसको ईबी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और इसको किससे नहीं, आप इसका फॉर्मूला जो ईएमएफ इक्वेशन थी याद है किसी को, ईएमएफ इक्वेशन क्या थी, फाई जेड एन पी बटेवा 60 इंटू ए, यही थी। तो ये बैक ईएमएफ का मान निकालने के लिए आपको सेम फॉर्मूला यूज है, ठीक है। और बैक ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज के बीच में संबंध निकाले हम, तो यहाँ पर आपका जो संबंध निकलता है, देखो इसमें क्या होता है, आप सप्लाई सोर्स यहाँ से लगा रहे हो, है ना,
यहाँ पे कुछ ना कुछ ड्रॉप होता है, बचा हुआ क्या होगा आपका बैक ईएमएफ के रूप में यहाँ जनरेट होता है, वो वैल्यू बिल्कुल इसके बराबर होती है। तो इसके बीच में रिलेशन निकालोगे तो इसका रिलेशन क्या निकलेगा, ई वी इज इक्वल टू ई बी प्लस आई ए इंटू आर ए, यानी आई ए इंटू आर ए जो ड्रॉप होता है अगर बैक ईएमएफ में जोड़ दूं तो वो किसके बराबर हो जाएगा, आपके टर्मिनल वोल्टेज के बराबर। ठीक है, तो इस आर्मेचर में जो जनरेट होने वाला ईएमएफ है बैक ईएमएफ, उसकी वैल्यू आप निकालोगे और इसकी वैल्यू नापोगे तो इसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा आएगी, ध्यान रखना, और इसकी वैल्यू हमेशा कम आएगी। इसलिए अब वो क्यों क्यों आएगी, क्योंकि इसमें आई ए आर ए ड्रॉप जोड़ोगे तब उसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। ठीक है, तो ये रिलेशन भी लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, इसको याद कर लो यहीं पे। अच्छा तुम चुपचाप पढ़ लो भी। अच्छा ये जो बैक ईएमएफ है ये बहुत यूजफुल है हमारे लिए यहाँ पर। क्यों यूजफुल है, क्योंकि देखो यहाँ से आप बैटरी सोर्स से सप्लाई दे रहे हो, इधर से बैक ईएमएफ उत्पन्न हुआ, इसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर बहने वाली करंट की मांग कम हो रहा है ना, है? जैसे कि आप इसको ऐसे समझे, यहाँ आपने एक बैटरी सोर्स, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका डीसी मोटर में जो टर्मिनल वोल्टेज होते हैं, बैक ईएमएफ होता है और आर्मेचर ड्रॉप होता है। फॉर्मूले को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, ईबी को मैं इधर ट्रांसफर कर दूं, वी इधर जाएगा, है ना, या आप बोल सकते हो ईबी यहाँ रहने दो, ये वाली वैल्यू इधर ले आओ, तो यहाँ क्या बचेगा, वी माइनस आई ए इंटू आर ए। अब चूंकि अपन ने अभी पढ़ा ईबी इजिकल टू किसके बराबर होगा आपका, फाइव जेड एन पी अपॉन 60 इंटू ए, तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूं, तो 5 ZNP 60 इंटू ए किसके बराबर हो जाएगा, V माइनस आई ए इंटू आर ए।